नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे बीएसईएल को लेकर के। बीएसई का नाम तो आपने सब अक्सर सुना होगा, लेकिन इसमें एक वर्ड लगा हुआ है एल का। तो कहते हैं बीएसईएल एल्गो लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में क्यों जानेंगे पता है? क्योंकि इस कंपनी में ये देखने को मिली लगातार, चाहे उसकी लेटेस्ट रिजल्ट ही क्यों ना हो, लगातार बिल्डअप हो रही है। साथ में इसकी चार्ट के आकलन करेंगे तो नियरली 5 साल में ये देखा गया करीब 1400% की जंप थी। तो स्टॉक में ऐसे ही एक एक महीने की चार्ट की बात करें तो नियरली 47% और 6 महीने में करीब कुछ 14% के आसपास की जंप देखने को मिले। रिस्पेक्टिवली एक साल तक का चार्ट को भी देखें आकलन करके तो वो कहती है नियरली 44-45% के आसपास की जंप है। कंपनी रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, रियलिटी सेक्टर की कंपनी है, रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे कामकाज करती है। स्टॉक की प्राइस काफ़ी छोटा सा है। अब छोटा सा है तो क्या कहती है, क्योंकि क्या छोटा सा प्राइस अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है। ये छोटा सा प्राइस यदि आकलन करते हैं तो कहाँ से आकलन करना चाहिए, उसको देखा गया कि बुक वैल्यू के बारे में कहती है कंपनी। इनकी बुक वैल्यू कितना है? 55 रुपये का। इस बेसिस में देखा गया करंट प्राइस के बारे में कहती है 16 रुपये, अर्थात ये सीधा सीधा देखने को ये मिली तो ये स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड स्टॉक है। किसके बेसिस पे? बुक वैल्यू के बेसिस पे। इसके बाद यदि हम इंडस्ट्रियल इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में चर्चा करें तो वो कहती है 40 रुपये का। ये तो था एक फैक्टर को लेकर, ये था इनकी फंडामेंटल्स में कुछ स्टेप को। अब आते हैं एक और स्टेप को लेकर के जो हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम से निकल के आती है, जहां पे कंपनी की किसके निकल पे प्रॉफिट के बेसिस पे क्या आंकलन किया जा सकता है। तो ये कंपनी के बारे में कहती है जो फेस वैल्यू है 10 रुपये का, और इसके बेसिस पे यदि कंपनी अर्निंग करता है तो वो अर्निंग करता है कितना? 3 रुपये 73 पैसे का। चलिए 30 रुपये के आसपास 30% 37% के आसपास तो क्या करती है? अर्निंग करती है। अब ये 37% की अर्निंग करती है इनकी, तो इनके बेसिस पे यदि आप आकलन करेंगे स्टॉक का पीई को, तो पीई के बारे में कंपनी कहती है 4.39 का, अर्थात क्या है? यदि 3 रुपये 73 पैसे की अर्निंग है, उसमें भीड़ कितने की है? उसमें भीड़ की व्यवहार देखा जाए तो वो कहती है करीब 4 गुने की भीड़ है, जिसकी वजह से करंट मार्केट प्राइस कितने के आसपास है? 16 के आसपास है। जो कि केवल और केवल भीड़ जो है ना, भीड़ को 3 एस्पेक्ट में बांटा जाता है। पहला है जो फंडामेंटल, अर्थात भीड़ को फंडामेंटल क्या देखा गया? इनकी ईपीएस को देखा गया। दूसरे इधर ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड का मतलब हुआ, हमने पहले वर्ड कहा था कि क्या कंपनी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर जो है लगातार क्या करती है? ग्रो लेवल करती है। तो ये क्या आता है? इनके ट्रेंड को दर्शाता है। तीसरे एस्पेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल हर वो इंफॉर्मेशन जो कि इस मार्केट को या इस बिजनेस को इम्पैक्ट और हिट कर सकती है, वो चीज को लेने से इनकी मार्केट की करंट प्राइस निकल के आ जाती है। चलिए आकलन में आते हैं, और आकलन किस चीज को लेकर के? तो स्टॉक के पे के बारे में देखा गया तो वो कहती है 4.39, जबकि बाकी जो कंपनियां हैं, इनकी पीयर्स कंपनियां हैं, उनके बारे में कहती है 20 का। अर्थात इसके हिसाब से देखें कितना 4.5 गुना का जंप होना चाहिए। यदि 4.5 गुना का जंप है, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं कितना करता हूँ? 4 गुना करता हूँ। कितना होना चाहिए? मैं और कुछ माइनस कर देता हूँ, ये नियरली 60 रुपये के तो आसपास जा सकता है टारगेट। इसको कह सकते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट। किसके बेसिस पे? केवल और इंडस्ट्रियल बेसिस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये कंपनी दो तरह की चीज में कंपनी काम करती है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, एक है रियल्टी में। जब दोनों को आप आकलन करेंगे तो क्या सेगमेंट वाइज जाना जरूरी नहीं है, या आखिर किस बिजनेस से कितनी इनकम होती है, और उसको उसकी कंपनी के पीयर से यदि मापा जाए तो शायद एक्चुअल स्टॉक की पी निकल जाएगी, और स्टॉक की एक्चुअल पी निकलेगा तो जो हमने 60 रुपये का लिया था, ये हो सकता है कम भी हो जाए और ज़्यादा भी हो जाए। चलिए अगले पड़ाव में जानते हैं किसको लेकर के? डेट टू इक्विटी को लेकर के। इसके बारे में कंपनी कहती है ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट नहीं, डेट्स फ्री कंपनी है। चलिए जब डेट्स, तो क्या क्या एस्पेक्ट निकल के आई कंपनी को लेकर के? बीएसईएल को लेकर के एक तो क्या था? पहला स्टेप इज अंडर वैल्यूड। दूसरा जो है मार्केट में क्या था? डेट्स फ्री, डेट्स फ्री कंपनी। अब आती है तीसरे को लेकर, और तीसरा क्या कहती है? कहती है प्रमोटर्स होल्डिंग को लेकर। अब यहाँ पे सवाल बनता है, क्या प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बेच तो नहीं रहे हैं, बायबैक तो नहीं कर रहे हैं, या उसको कुछ और एंगल तो नहीं दे रहे हैं? इसके लिए क्या करना है?
रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जानना जरूरी है। इसके बाद कहती है कंपनी का प्लेस का कोई सवाल बनता नहीं है, और यहाँ पे निकल के आती है करंट रेशियो। अब ये एक सवाल बनता है इसको लेकर के, क्या, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इनको क्या करता है, हीटेड करके रखती है, हीटेड करके रखती है। किस बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे। अब ये आप सोचेंगे अच्छा ये क्या है, ये मैं आंकड़ा इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वो पार्ट है इसको लेकर के, सेल्स का वो पार्ट है जो कि उधार में पड़ा हुआ है, और उधार सेल्स वाली डेटा को देखा जाए तो क्या कहती है इसको लेकर के, तो यहाँ पे जो उधार सेल्स के बेसिस पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, उस प्रॉफिट को डिवाइड किया था नंबर ऑफ सेल्स से, जब तो निकला था ईपीएस। यही उधार वाले सेल्स को लेकर देखेंगे, क्या उधार के सेल्स में कितना रिस्क फैक्टर बनता है, अब रिस्क का टाइम फ्रेम क्या बनता है, कितने टाइम फ्रेम के लिए रिस्क बनता है, तो ये एक सवाल बनती नजर आती है। इसका भी हम क्या लेने वाले हैं, स्टडी। यहाँ पर डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, एसेट्स जो है उनके बेसिस पे देखा है कि आरओसी के बारे में कहती है 6.36% का, और आरओई की बात करती है 5.61% का। नंबर ऑफ शेयर होल्ड, शेयर की बात करती है 8 करोड़ 26 लाख का, जिसकी वजह से मार्केट कैप क्या कहती है, 135 करोड़ का। चलिए इसको कह सकते हैं छोटा सा, बहुत छोटा सा स्टॉक है, जो कि नियर अबाउट द 100 से 150 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है स्टॉक को लेकर के, क्योंकि मार्केट में बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं जो 100-200 करोड़ तो यहाँ से वहाँ कर ही लेते हैं। आते हैं आकलन करने के क्रम में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, कि आप स्टॉक खरीदो, रखो या होल्ड करो। दिस इज योर डिसीजन, योर मनी। आते हैं अगले पड़ाव पे जहाँ पे पीयर्स में कंपेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल। अब यहाँ पे देखा गया कंपनी क्या आती है, वहाँ पे रियल्टी में काम करती है, और यहाँ पे देखा गया कि इनको पीयर्स में किससे कंपेयर किया जा रहा है, पीयर्स में फाइनेंशियल सर्विस से कंपेयर किया जा रहा है, चोलामन फाइनेंशियल। अब ये एक सवाल बनता है इसलिए क्योंकि इसको कंपेयर क्या करना, जानना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है सेगमेंट वाइज। चलिए अगले पड़ाव पे जानेंगे इसको सेगमेंट वाइज भी। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो जून तक का डेटा निकल के आई थी, उसमें कंपनी ने कहा जो हमारा क्या हो रही है, सेल्स में क्या हुआ, सेल्स में कहती है कि वाई ओ वाई में हमने जंप किया, और क्यू में क्या करती है, नियरली 3 गुने के जंप करती है। मतलब ये, अब यहाँ पे एक जगह पे लॉस भी देखने को मिला, सेल्स में निगेटिव हो गया। चलिए अगले पड़ाव पे, चलिए ये तो था एक सेल्स का। क्या प्रॉफिट का आंकलन भी इसी रेशो से कहता है कि नहीं कहता है, तो देखने वाली बात ये है, जो कंपनी ने कहा कि हमारे पास 18 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ, और 10 करोड़ के, आपकी ये कह सकते हैं कि ये 18 करोड़ जो प्रॉफिट बुक हुआ, ये इसको टॉप ऑफ द क्वार्टर कहिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह के डेटा कभी क्रिएट करती नजर नहीं आई। अब किस बेसिस पे निकल के आती है, ये हम आकलन करेंगे। क्या इन्होंने डेट्स कंप्लीटली फ्री कर लिया था, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। चलिए देखिए क्या कहती है इसको लेकर, जहाँ पे पूरे के पूरे हिस्टोरिकल सेल्स डेटा में कहती है, तो लास्ट 12 महीने में जो देखा गया तो कहती है कि तो ग्रो लेवल पे नहीं थी, यदि इसको वाई वाई में कंपेयर करें तो कहती गिरावट था, और लास्ट 12 महीने के डेटा कहते गिरावट थी, मतलब पिछले साल से नहीं था। लेकिन जबकि कंपनी ने पहले 2-3 सालों में देखने को ये मिली थी, तो लगातार क्या में थी, 2020 से लेकर के 22 तक जो कोविड का पीरियड था, उसमें क्या था, लगातार निगेटिव में चल रही थी। जब निगेटिव में चल रही थी तो मार्केट में कब से स्टार्ट किया इसको लेकर के रनिंग, तो रनिंग की बात करती है। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमने जो 22-23 का डेटा था, उसमें सबसे टॉप ईयरली अवार्ड मिला है, इसको अचीवमेंट थी। लेकिन उसके बाद इनका अचीवमेंट थोड़ा सा एक गिरती नजर आई, जहाँ पे थोड़ा सा गिरती यदि नजर आती है तो क्या चार्ट भी गिरती नजर आती है। इसका आकलन देखिए, चार्ट को लेकर के 1 साल में जो चार्ट का आकलन था वो क्या कहती है, कहती है लगातार क्या हुआ, यहाँ से गिरती हुई आई, गिरती हुई स्टॉक में जब दोबारा का मोमेंटल की स्टार्ट हुई तो लगातार क्या हुआ, एक जंप को ट्रेंड करता नजर आया। जहां पे कंपनी ने कहा कि 52 वीक की हाई और लो की आंकलन देता है, वो कहती है मार्केट में क्या था, ईयरली रेंज 9 रुपए से लेकर के 19 रुपए तक पहुंचा, आप शीर्ष देखे हैं तो 200% के आसपास मोमेंटल थी। यदि इस प्राइस के आसपास की बात, रेंज की बात करें तो, अब रेंज के बाद देखा जाए तो जो एवरेज वॉल्यूम की बात किया जा रहा है वो कहते हैं 283 करोड़ का, मतलब उसमें भी कोई कमी देखने को नजर नहीं आई।
चलिए अगले पड़ाव में, अगला पड़ाव में हम जानेंगे जो प्रॉफिट है वो दिखावा है, और दिखावा के पीछे की कहानियां को देंगे। जहाँ पे ईपीएस में देखने को मिला जो किसी पीरियड में करीब 4 रुपए से ज्यादा का ईपीएस हुआ करता था, वहां पे 3 रुपये 77 पैसे के आसपास, 72 पैसे के आसपास उछल के हुआ है पिछले पीरियड से। हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम कहती है इसको लेकर के, क्या कहती है पता है? उसके बारे में कहती है कि इनका जो सेल्स ग्रोथ था, उस सेल्स ग्रोथ के बारे में कहती है नियरली जो लगातार जो बिल्डअप होना चाहिए था वो बिल्डअप नहीं हुआ, गिर गया। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में कहती है यहाँ तक तो सस्टेन कर दी थी, यहाँ पे गिर गया। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करती है कि लगातार बिल्डअप, लेकिन एक साल में क्या था, थोड़ा सा जिस लेवल से वहां पे गिरावट थी ना प्रॉफिट में, वैसा ही थोड़ा यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीजीआर में गिरावट देखने को मिला। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये पे डिक्लाइन करती नजर आई, मतलब एवरेज 20% से नीचे की बात। अब आतेंगे किसको लेकर के, हम जानते हैं प्रॉफिट जो था वहां पे दिखावा, इस दिखावा के पीछे की कुछ कहानियों को लेते हैं और समझते हैं। चलिए जहाँ पे बैलेंस शीट को लेकर चलते हैं, बैलेंस शीट में किस फिगर को लेके, पहले पहले बोरोइंग्स को लेकर चलते हैं। तो बोरोइंग्स के बारे में कंपनी कहती है कि हमारे पास कोई बोरोइंग्स का पार्ट नहीं है, अर्थात डेट्स फ्री है। चलिए डेट्स फ्री का एक संकेत तो दिया। अब डेट्स फ्री के बाद कहती है कि इनके पास कुछ और बात करें, तो कहती है फिक्स एसेट्स को लेकर के, कहती है 1 करोड़ के आसपास, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1 करोड़ के आसपास रही है। जब 1 करोड़ के आसपास ये थी, इनकी ट्रेड रिसीवेबल के बारे में चर्चा करते हैं। बाकी सब एंगल से अभी तक मैनेजमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस किया था, और यहाँ पे आकर के सीधे की सीधे रियल्टी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हिसाब से आकलन करके देखेंगे तो क्या कहती है, कहती है 454 करोड़ का है। क्या है? ये है उधार, ये कहते हैं उधार। उधार के बारे में सब अपने आपने अच्छे से जानते होंगे, नहीं तो जिन्होंने पैसा लिया होगा ना उनसे समझना जरूरी है। चलिए, या किसी का पैसा कोई लेता है तो वो उधार के अंदर निकल के आते हैं। उधार को लेकर के क्या कहती है कंपनी, जो 454 करोड़ के आसपास की देते हैं, उसके बारे में कंपनी कहती है इनका जो रेशियोज है ना, वो रेशियो कहती है 5,000 दिन में पैसा देता है। ये किस तरह का आकलन है जब 6,000 दिन में पैसा देता है बाबा, रिटर्न्स डे को लेकर के? ये इनके लिए क्या कहता है, नेगेटिव संकेत देता है। इसको लेकर के क्या कहती है, कंप्लीटली नेगेटिव का संकेत देता है। ये नेगेटिव संकेत कितने हद तक ठीक करता है देखने वाली बात है, लेकिन मार्केट में क्या कहती है, मार्केट में 400 जो 54 करोड़ के आसपास, मैं 450 करोड़ मान लेता हूँ, तो 450 करोड़ का आकलन देखें तो यहाँ पे देखिए सेल्स तो इतना कभी हुआ नहीं कंपनी में। जब सेल्स ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट की बात कहाँ से आएगी? अब इसका आकलन करके देखिए कितनी परसेंट की निकल के, नेट प्रॉफिट मार्जिन की आकलन करेंगे तो 28 करोड़ में कितनी निकल के आती है, 28 करोड़ में करीब 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के, मतलब करीब 90% के आसपास निकल के आती है। जब 90% के पास ये निकलती है तो 454 करोड़ का यदि देखेंगे डिवाइडेड बाय 90 जो परसेंटेज है ना, वो क्या कहती है, तो 90% के हिसाब से देखिए इसके हिसाब से कितना ज़्यादा क्या है, रिस्क फैक्टर है। जब ये सब रिस्क फैक्टर के हिसाब से यदि आकलन करें तो देख आकलन और ज़रूरी है, इसको कहते हैं इन्वेस्टर। अब यहाँ पे जब आप कंपनी के बारे में हम देख रहे थे तो क्या क्या हमने एंगल किया था, किस चीज़ को लेकर के कहा था, हमने कहा था कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये कहाँ तक जाएगी, नियरली 60 से 70 तक जा सकती है। लेकिन इसकी एक डिमेरिट इनको खा रही है, वो है डेट्स को लेकर के, सॉरी किसको लेकर के, डेटर्स को लेकर। जो डेटर्स इनका रिस्क फैक्टर है ना, वो 5-6 हज़ार दिन का डेटर पे रेशियोज है। ये इनको क्या कहती है, डिमेरिट देती है। इसलिए यहाँ पे जो बाकी कंपनियों वहां से ज्यादा भीड़ देखने को नजर नहीं आई। नहीं तो मार्केट में क्या खरीदार की कमी है क्या, मार्केट में खरीदार। इसके बारे में कहती है कंपनी, जो नियरली देखा गया कि इनके पास जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी कितना था,
16% का, आखिर 16% की पोजीशन रही, ठीक है। प्रमोटर्स में आखिर है कौन, तो कहती है कीर्ति आर है जो कि शायद उनके प्रमोटर, और कुछ जो कुछ कंपनियां भी हैं। डीआई की कोई तादाद नहीं, एफआई की कोई तादाद नहीं। 83% जो है ना वो क्या कहती है, एक आम कहती है, आम पब्लिक कहती है। उस आम पब्लिक में देखा गया कि कंपनी का नाम है टीम अलामिका आल्गो, तो लगता है उनकी ग्रुप की कंपनी होगी, जिनके पास 6% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। और फिलहाल उसे किसी भी होल्डिंग देखने को नजर नहीं आई। और यहाँ पे जो डिमांड की बात किया जा रहा है, तो डिमांड की बात में असर हुआ क्या, तो डिमांड की बात में देख लें तो ये बनती नजर आती है। तो आप आकलन करके देखेंगे तो पता चल जाएगा किस चीज को लेकर के, शेयर होल्डिंग को लेकर के। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जो यहाँ शेयर होल्डिंग की तादाद कभी जो 42,000 के आसपास हुआ करता था, वहां पे क्या हुआ, 50,000, 54,000, 60,000, 58,000, मतलब लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ी है। जब डिमांड बढ़ेगी और नंबर ऑफ शेयर क्या थी, 8 करोड़ ही रही थी, जबकि मार्केट कैप भी काफी ज्यादा नहीं था, तो मार्केट में क्या होगा, ऑब्वियसली मार्केट इसका क्या करेगी, बूस्ट करती नजर आएगी। लेकिन इन सबके पीछे यदि हम आकलन करके देखें, यदि केवल केवल किसके बेसिस पे, केवल केवल क्वार्टरली डेटा के बेसिस पे, तो कहते हैं अच्छा ये तो गजब का रिजल्ट है बाबा, बाकी सबको फेल कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गजब हो गया। किसके बेसिस पे, क्यू और क्यू के बेसिस पे, वाई ओ वाई के। चलिए, तो हमने क्या देखा है, इसका डिमेरिट क्या, पॉजिटिव पॉइंट को देखा, जिसके बेसिस पे देखा गया कि मार्केट में लगातार जो अपर सर्किट का सिलसिला है वो लगातार चलता नजर आता है। 12, 13, 14, 15, 16 जब भी देखने को मिला, लगातार इसमें अपर सर्किट देखने को मिली है। आते हैं इसको सेगमेंट वाइज को लेकर, तो आखिर सेगमेंट वाइज और कुछ कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ कंपनी कहती है कि नहीं कहती है। तो इसमें देखा कि कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी के पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन की बात करें, तो कंपनी 2008 के बाद ऐसा कोई भी डिविडेंड, कोई भी राइट इशू, कोई भी बोनस देने वाली पार्टी नहीं लगती है। तब ये पार्टी नहीं लगती है तो कुछ और कहती है कंपनी को लेकर के, क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के, जहाँ पे नंबर जो है काफी 3,33,000 के आसपास लगातार ट्रेड होती नजर आती है। लगातार क्या हुआ, स्टॉक में ट्रेडिंग अच्छी खासी चल रही है 100% के आसपास। और इसके जो पीयर्स में रखा गया हुआ है, लोधा, KMFB, मैक्स, तो मुझे लगता है कि इनको सेगमेंट वाइज जानना जरूरी है कि सेगमेंट वाइज में इसका हिस्टोरिकल डेटा इनके बारे में क्या कहती है। तो सेगमेंट वाइज देखिए, सेगमेंट वाइज को डिटेल होगा तो होगा, नहीं तो फिलहाल नहीं होगा। यहाँ पे देखने को आई नहीं, यहाँ तो मार्च तक की डेटा अपडेटेड है, मार्च के बाद कोई डेटा देखने को नजर नहीं आई, क्योंकि यहाँ की अपडेट क्या कहती है इसको लेकर के, यहाँ पे सेंटिमेंटल क्या कहती है इसके बारे में कहती है, जो उन्होंने कब अपडेट दिया था फाइनेंशियल को लेकर के, 10 अगस्त को अपडेट दिया था, लेकिन अभी तक बीएससी में अपडेट देखने को नजर नहीं आई, क्योंकि मार्च तक की डेटा देखने को मिलती है। और ये डेटा कहती है जो हमने तो जून तक का अपडेट कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इनके लिए सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो कहती है न्यूज पेपर पब्लिकेशन के बाद उन्होंने 11 तारीख को अपडेट दिया था, उससे पहले रिजल्ट की बात उन्होंने किया करता था। तो हमने इसको देखा जाए, यदि मूविंग एवरेज के बेसिस पे देखा तो फिर कहती है कि इससे तो कोई बात बनने वाली लगती नहीं है। हम जान रहे थे आज BSEL एल्गो लिमिटेड को लेकर के, जो कि रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर कंपनी काम करती है। सेगमेंट वाइज तो इसको किस में रखा गया है, रियल्टी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा गया है। लेकिन 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 इनकी बेसिकली किस सेक्टर से ज्यादा बिजनेस आती है, इनके बारे में उन्होंने कुछ अपडेट क्लैरिटी के साथ नहीं दिया। इसका कुछ और अपडेट में देखा जाए तो एक एक सेकंड हम इसको देखते हैं, उसको लेकर के, किसको लेकर के, जो लेटेस्ट सेंटिमेंटल था उसके बारे में कुछ तो कहा होगा उन्होंने क्या कहा होगा। तो देखते हैं इसको लेकर के, रिजल्ट को लेकर के उन्होंने तो 30 को अपडेट दिया था, उसमें कुछ तो ऐसा कहा होगा। उसके कुछ कहने के मतलब में जाते हैं और समझते हैं इसको लेकर के कुछ है कि नहीं है, कुछ सेगमेंट वाइज कहती है कि नहीं कहती है। उन्होंने सेगमेंट वाइज के बेसिस पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देती है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करती नजर आती है कंसोलिडेटेड के बेटा के बेसिस पे, और इसमें कुछ ऐसा अपडेट की बात तो नज़र नहीं आती है जो आखिर सेगमेंट वाइज में इनके साथ क्या करती है। इनके पास एक कंपनी है दुबई में, सब्सिडी कंपनी है प्रोटेक्चर रियल्टी इन द UAE, और इनकी रियल्टी 100% की इनकी होल्डिंग है, उनको उन्होंने कंसोलिडेट करके रखा है और बताया है। बाकी उन्होंने सेगमेंट वाइज नहीं कहा कि हमने रियल्टी में काम किया या प्रोटेक्चर्स में हमारे पास कामकाज हुआ है।
तो हम जान रहे थे BSEL को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों, जो कि ग्रोइंग्स लेवल पे देखने को बनती नजर आती है।